अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। मैं हूं मुनीब आसिफ। हमेशा की तरह इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि आप लोग इस वक्त जहाँ कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे, लॉन्ग वीकेंड भी इंजॉय कर रहे होंगे, हमारा शो भी देख रहे होंगे। और आज क्योंकि हमारा भी वीकेंड है और वीकेंड का शो है तो हम लोगों ने भी एक ऐसा ही शो आप लोगों के लिए ख़ास तौर पर डिज़ाइन कर रखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा बर्डनाइज भी आप लोगों को ना किया जाए और इन्फॉर्मेशन भी आप तक पहुंच जाए। लेकिन आगाज़ में आज जो बात करेंगे हम वो हैं कुछ स्टीरियोटाइप्स के हवाले से। हमारे मुआशरे में ना मुख्तलिफ़ किस्म के स्टीरियोटाइप्स मौजूद होते हैं जिससे अगर बच्चियों के हवाले से देखा जाए तो उनकी तालीम व तरबियत को ज़रूरी नहीं समझा जाता है। ख़वातीन को जॉब ना करने देना या बच्चों के लिए सिर्फ डॉक्टर्स, इंजीनियर या फिर अफसर शाही के शोबों को ही मुनासिब समझना, इनके अलावा भी बाकी शोबों को अहमियत नहीं दी जाती। और ये वो इश्यूज़ हैं जिनकी वजह से पूरे मुल्क की मईशत और हमारी सोसाइटी को ख़ासा नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि इन मौज़ूआत पर फिर भी हमें गाहे बगाहे बातचीत देखने को मिलती है। मगर और भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो घरों में लड़ाई और अदम बर्दाश्त का बाइस बनती है, मगर इनके मुतल्लिक कोई बात नहीं करता है, कोई इसे डिस्कस नहीं करता है, कोई इसके हवाले से हल ढूंढने की कोशिश नहीं करता है। जैसे घरों में हम देखते हैं मर्द या फिर औरत के काम एक मुतय्यन कर दिए जाते हैं, एक डोमेन जो है मर्दों की और औरतों की उसको डिफ़ाइन कर दिया जाता है कि जनाब मर्द जो है ना वो बाहर जाकर काम करेगा और औरत घर के काम करेगी, जो कि बजा भी है किसी हद तक। और यही वजह है कि अगर हम किसी मर्द को जो घर के काम है वो करता हुआ हमें दिखाई देता है या वो करते हुए हम उसको देख लेते हैं तो अमूमन जो औरतों के होते हैं तो हमें बड़ी खिलाफ़े मामूल वो बात लगती है कि एक मर्द हो के औरतों वाला काम कैसे कर रहा है। और इसी तरह वाइस वर्सा है कि अगर औरत मुआशरे में राइज मर्दों के काम करेगी तो वो भी बड़ी ही मायूब लगेगी, उसको भी अच्छा नहीं समझा जाता। और सिर्फ इतना ही नहीं है बल्कि बाज़ मामलात में उसे हम मर्द की गैरत के साथ भी मुंसलिक कर देते हैं और हमें एहसास तक नहीं होता। मगर ये सब हमारे मुआशरे में ना बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी पैदा कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी पैदा कर रहे होते हैं। हमारी रिवायात के अंदर लचक पैदा करने की बजाय हमें और रिजिड बना देते हैं, हमें और कहते हैं ज़िद्दी बना देते हैं। और अगर देखा भी जाए तो इस तफरीक की हकीकत में कोई हैसियत नहीं है, ना मज़हब में और ना ही ख़ानदानी निज़ाम में इसे कोई अहमियत हासिल है। अमूमन मज़हब को इन तमाम तर एतराज़ात की दलील के तौर पर पेश किया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत जवाज़ है कि अब मर्द अगर घर में अपनी माँ, बीवी, बेटी के साथ सब्ज़ी बनवाए या बच्चों की देखभाल करे तो इसमें मेरे ख्याल से कोई गलत बात नहीं है, गैर मुनासिब बात भी नहीं है। और हमारे दीन में हुज़ूर पाक सल्लम की ज़िंदगी से हमें ये चीज़ें मिलती हैं कि वो भी अपनी बेगमात की जो है उनकी हेल्प आउट किया करते थे, घर के काम किया करते थे उनके साथ मिल के। तो अगर आज का मर्द अगर अपनी बीवी का हाथ बटा देगा, अपनी माँ का हाथ बटा देगा, अपनी बहन का हाथ बटा देगा तो हम उसको इतना मायूब क्यों समझते हैं। और इसी तरह अगर हम औरत को घर के बाहर बाइक चलाते हुए या गाड़ी चलाते हुए देखते हैं तो उसको बुरा समझना शुरू हो जाते हैं। तो हमारे मुआशरे में ना इस कदर मेरे ख्याल से अदम बर्दाश्त, जो टॉलरेंस लेवल है ना वो बहुत ज़्यादा कम होता जा रहा है कि लोग सिर्फ मुआशरती खौफ की वजह से इन कामों से इज्तनाब करते हैं जिनसे हकीकत में किसी का नुकसान तो नहीं है। आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है कि शौहर अगर बीमार भी हो तो उसने ही जनाब बच्चों को ड्रॉप करने जाना है क्योंकि बीवी बाइक चलाती हुई अच्छी नहीं लगती है, या अगर बीवी बीमार है तो हमारे मर्द हजरात क्या करते हैं, अगर वो कंबाइन फैमिली में रह रहे होते हैं, मतलब जो अमूमन देखा जाता है हमारे घरों में जो प्रैक्टिस होती है कि मर्द माँ या अपने बहन भाइयों के सामने अपने बच्चों के कपड़े तक चेंज नहीं करते हैं और ना ही उन्हें खाना बना कर देंगे कि घर में बाकी जो अफराद हैं अगर वो देख लेंगे तो क्या कहेंगे कि ये क्या घर के काम कर रहा है, तुम्हें इसलिए तो नहीं बड़ा किया था, तुम तो मर्द हो, तुम तो बाहर के काम करने वाले हो, तुम तो घर के काम करने वाले नहीं हो। और ये खौफ इतना बढ़ चुका है कि हम लोग अब एक दूसरे का एहसास तक नहीं करते हैं। हम क्यों नहीं सोचते हैं कि अगर इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है बल्कि हकीकत में ये रिवायती तब्दीलियां हम सब के लिए ना सिर्फ एक सहूलत है बल्कि भलाई का काम भी है। और हमारे मुआशरे में अगर ऐसी मेरे ख्याल से छोटी छोटी सी तब्दीलियां आ जाए ना तो वाकई बहुत बड़ी तब्दीलियां रूनुमा हो सकती हैं। तो क्योंकि
हमारा एक ख़ानदानी निज़ाम होता है और उसमें रहना बड़ा मुश्किल होता है और सब एक दूसरे को देख रहे होते हैं कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। लेकिन ये जो हम लोग एक डोमेन्स क्रिएट कर देते हैं ना लोगों के लिए, उनका तयन कर देते हैं कि भाई आपने ये ही करना है, आप इसके अलावा कुछ और करेंगे तो वो बड़ा मायूब समझा जाएगा। इन चीज़ों को, इन डोमेन्स को क्रिएट करना, मुतय्यन करना, मेरे ख्याल से ये अब गलत हो चुका है। अब तो इतनी अवेयरनेस आ चुकी है कि अगर हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ काम काज करें, बेटा अपनी माँ के साथ हाथ बटा रहा है, तो इसको मायूब नहीं समझना चाहिए। अब तो कॉमन प्रैक्टिस हो चुकी है। बहुत से लड़के जो हैं अपने घरों में काम करते हैं और वो इसको अपनी कह ले कि अना पे नहीं लेकर आते कि अगर वो उठ के अपनी माँ के लिए कुछ कर रहे हैं, अपनी बहन के साथ उनका हाथ बटा रहे हैं, तो वो इसको मायूब समझे कि नहीं जनाब मैं तो मर्द हूँ, मैं तो लड़का हूँ, मैं तो नहीं कर सकता। तो ये चीज़ ना बचपन से ही हमारे बच्चों को सिखानी चाहिए। अगर जहाँ पे बेटा है, जहाँ पे बेटी बड़ी हो रही है, उनकी परवरिश हम कर रहे हैं, तरबियत हम कर रहे हैं, तो उनको बताना चाहिए कि अगर आप मिलकर एक चीज़ कर रहे हैं, औरतें बाहर जाके काम भी तो करती हैं, जॉब भी करती हैं, फिर घर आके अपना काम भी करती हैं, फिर बच्चों को भी संभालती हैं। तो अगर इसी तरह अगर एक मर्द बाहर जाके काम कर रहा है और घर आके अगर बीवी का हाथ बटा रहा है तो इट्स ओके, इट्स नॉट अ बिग डील कि उसको फिर ये सुनने को मिले। हमारे यहाँ पे ये चीज़ें इसलिए होती हैं कि हमें कोई जज ना करे। अगर हम ये चीज़ कर रहे होंगे तो हमें कोई देखेगा, हमारे घर वाले देखेंगे, हमारे बड़े बुजुर्ग देखेंगे, वो कहेंगे ये तुम क्या कर रहे हो, तुम तो एक जो बड़ी टर्म मुझे लगता है कि ये नहीं यूज़ करनी चाहिए, हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है, तुम तो बीवी के पल्लू के साथ बंध गए हो, तुम तो लाई लग हो, तुम तो ये हो। मतलब ये चीज़ें मंसूब की जाती हैं जिनसे फिर इंसान हर्ट होता है, उसकी जो डिसरिस्पेक्टफुल वो फील करता है कि ये नहीं होना चाहिए और उसकी वजह से फिर कहीं ना कहीं हम लैक करते जाते हैं, हमारे रिश्ते जो हैं वो मजबूत नहीं हो पाते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी तब्दीलियाँ मेरे ख्याल से हम अपनी ज़िंदगी में लेकर आएंगे तो हमारे माशरे में भी बड़ी तब्दीलियाँ हम ला सकते हैं। आज क्योंकि मर्दों और औरतों के हवाले से मैंने शुरू किया है, बात की है, इस पर एक पूरा सेगमेंट भी हम करेंगे, ख़ास तौर पर मर्दों की मेंटल हेल्थ के हवाले से, क्योंकि ये आज का दिन मनाया जा रहा है कि जनाब मर्दों की मेंटल हेल्थ का ख्याल किस तरह रखना चाहिए। जो हमारे घर के सरबराह होते हैं उनके ऊपर बड़ी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, तो वो किस किस सिचुएशन से गुज़र रहे होते हैं और मर्दों को अलाउ ही नहीं होता कि वो अपना दुख, अपना दर्द या अपने इमोशंस जो हैं वो बयान कर सकें। उनके बारे में एक टर्म यूज़ की जाती है कि जनाब मर्द को दर्द नहीं होता, लेकिन मैं ऐसा नहीं समझती हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मर्द को दर्द होता है, लेकिन उसको बचपन से ये सिखाया जाता है कि आपने बताना नहीं है, आपने रोना नहीं है। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना कहीं आपको अंदर से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रखती हैं। तो आज हम इसी हवाले से बात करेंगे, लेकिन अपने टॉपिक में बात करेंगे। अभी मैंने सोचा कि आप लोगों को थोड़ा इस हवाले से बता दूं ताकि आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाए और आप हमारे साथ जुड़े रहे और आगे तक हमारा प्रोग्राम भी देखें। लेकिन अभी आगे बढ़ते हैं, हम कुछ सेहत के हवाले से बात कर लेते हैं कि हमें अपनी डाइटरी हैबिट्स किस तरह चेंज करनी है, और ख़ास करके उन लोगों के लिए जिनको कोई क्रॉनिक डिजीज़ होती है। और क्रॉनिक डिजीज़ में अगर डायबिटिक लोग हैं आपकी फैमिली में कोई एक बंदा भी, तो बड़ी ही टेंशन होती है कि इनके लिए क्या डाइट होनी चाहिए, क्या इनको खिलाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कि एक बैलेंस डाइट भी हो और वो तमाम तर न्यूट्रिएंट्स भी उन्हें मिले जो उनके लिए इसेंशियल हैं और वो भी डाइट से मिले। ख़ास तौर पर डायबिटिक मरीज़ों को कहा जाता है कि शुगरी इंटेक जितनी भी है या शुगरी बेवरेजेस या फूड आइटम्स जो हैं उनको नहीं खिलानी, बाहर से बेकरी आइटम्स नहीं देनी है, क्योंकि उनका जो ग्लूकोज लेवल है वो बढ़ जाता है, फिर उन्हें इंसुलिन लगानी पड़ती है। तो ये काफ़ी ऐसी चीज़ें होती है जिनको मद्देनज़र रख के उनकी डाइट का ख़ास करके ख़याल रखना पड़ता है जो डायबिटिक लोग होते हैं। तो हर चीज़ तो उन्हें मना कर दी जाती है, उन्हें फ्रूट्स मना कर दिए जाते हैं जो बहुत ज़्यादा जिनमें शुगर कंटेंट मौजूद होता है, उन्हें मीठा मना कर दिया जाता है, उन्हें जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिसमें रोटी आ जाती है, चावल आ जाते हैं, उनकी मिकदार कहते हैं बहुत ही कम कर दें। तो ऐसे में वो लोग क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते हैं, क्योंकि शुगर के पेशेंट के लिए डाइट में काफ़ी लिमिटेशंस लगा दी जाती हैं, काफ़ी लिमिटेड उनके लिए डाइट पैटर्न कर दिया जाता है। तो ऐसे लिमिटेड डाइट पैटर्न में उन्हें क्या देना चाहिए जो उनके लिए काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है, बेनिफिशियल हो सकता है,
इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अकीला मुश्ताक मौजूद हैं, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन है। डॉक्टर अकीला, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर अकीला, डायबिटिक जो लोग हैं, मतलब जैसे मैंने बात की है कि हमारे घर में कोई एक होना तो बड़ी टेंशन होती है कि उनकी डाइट किस तरह हमने करनी है कि उनका शुगर लेवल जो है ना वो इंक्रीज़ ना कर दे और उसके बाद कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाती हैं। लेकिन जैसे ही हम शुगर के बारे में सुनते हैं कि अच्छा ये बंदा अब डायबिटिक है, तो हमारे दिमाग में आता है कि जनाब इसको चीनी बंद है, नमक बंद है, इसको मीठा हर चीज़ बंद है, इसको फल भी बंद है, जितनी भी चीज़ें हैं वो बंद कर दी जाती हैं। तो इसका क्या फ़ायदा होता है और क्या नहीं फ़ायदा होता, और किस तरह एक जो कह ले कि एक प्लान आउट करना चाहिए उनके डाइट को हमें? फर्स्ट ऑफ ऑल पेशेंट्स को एक बात ज़रूर बतानी चाहिए कि राइट फूड होना चाहिए, राइट टाइम होना चाहिए और राइट पोर्शन होना चाहिए। अगर आपको एक डिजीज़ हो गया, लाइक फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ के साथ आपको हाइपरटेंशन हो गई है, तो दोनों चीज़ों का कंट्रोल करना है, क्योंकि ये दोनों इंटरलिंक्ड है। आपने पहला पॉइंट यही बताया कि वो क्रोनिक है। क्रोनिक मतलब कि लॉन्ग टाइम है, एक्यूट नहीं है। बॉडी में सबसे पहले डिसऑर्डर्स आते हैं, आपको साइन एंड सिम्टम शो होते हैं कि हमें ये डिजीज़ हो रही है, हमें ये मसले हो रहे हैं, आप फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएँ। तो डायबिटीज़ से पहले प्री डायबिटीज़ होती है, तो प्री डायबिटीज़ के अंदर जो पेशेंट हमारे पास आते हैं उनकी वो डायबिटीज़ को हम रिवर्स कर सकते हैं, उनको हम कम कर सकते हैं, लेकिन ख़त्म नहीं कर सकते। अगर डायबिटीज़ एक पेशेंट को कोर्स हो जाती है, जेनेटिक होती है, अगर फैमिली के अंदर है तो उस पेशेंट को भी होगी, और साथ साथ वो साइन एंड सिम्टम शो होते हैं। फिर उसके बाद उनको पोर्शन बताए जाते हैं। ये नहीं है सिर्फ आपने मीठा नहीं खाना, आपने कार्ब्स नहीं खाने, आपने प्रोटीन का इंटेक करना है, आपने गुड फैट लेने हैं। तो डाइटेशन का यहाँ पे रोल आता है, यहाँ पे रोल आता है। एग्जैक्टली। लेकिन हम लोग तो कहते हैं कि जी हम खुद ही बहुत बड़े डॉक्टर हैं, हम खुद ही सारा कुछ कर लेंगे। अच्छा, ये तो हम बाद में आएंगे कि डायबिटिक जो हो जाते हैं, जिनको डायबिटीज़ हो जाती है, डायग्नोज हो जाती है, उनके लिए क्या डाइट होना चाहिए। अब कुछ लोग की फैमिली हिस्ट्री होती है कि जिनको डायबिटीज़ होने के चांसेस, रिस्क बहुत ज़्यादा होते हैं और वो प्री डायबिटिक होने वाले होते हैं, मतलब एक थिन सी लाइन होती है, उसको क्रॉस कर लिया तो वो डायबिटिक हो जाते हैं। वो अपनी डाइट किस तरह की रखें, क्या खा सकते हैं कि वो डायबिटीज़ में कन्वर्ट ना हो, प्री डायबिटिक रहे और उनकी कंट्रोल रहे? सबसे पहले बहुत ज़्यादा ऐसे पेशेंट जिनको आइडिया नहीं कि उनको डायबिटीज़ है, टेस्ट नहीं करवाते कि वो पहले से प्री डायबिटीज़ होते हैं। सिर्फ एक छोटा सा टेस्ट होता है, वो आपने करवाना होता है, HbA1c टेस्ट। जब वो करवा के आते हैं, या डॉक्टर के पास चले जाएं, डाइटिशियन के पास चले जाएं, वो चेक करने के बाद आपको डायग्नोज करके बताएंगे कि आपको ये इश्यूज हो चुके हैं, तो आपने अपनी टाइप ऑफ डाइट सही करनी है। उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल आपके कार्ब्स तो कम होते हैं, लेकिन ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले कम लेने हैं। अगर हम सीज़न की बात करें, सीज़न में जापानी फल बहुत ज़्यादा इंटेक किया जाता है। जापानी फल बहुत टेस्टी भी और अच्छा भी और फाइबर रिच है। ये इंटेक करने से आपका बीपी भी कंट्रोल होगा, आपकी डायबिटीज भी कंट्रोल होगी। डायबिटिक लोग खा सकते हैं और प्री डायबिटिक लोग भी वो भी इंटेक कर सकते हैं, इंसुलिन वाले पेशेंट भी इंटेक कर सकते हैं। मैंने सबसे पहले बात की कि आपने पोर्शन देखना कि राइट पोर्शन कितना इंटेक करना है, तो आप फ्रूट्स को इंटेक कर सकते हैं, लेकिन किस टाइम वो हम पेशेंट की टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग बताते हैं। हर पेशेंट की हिस्ट्री डिफरेंट है हर इंसान से, तो हम कभी भी एक डाइट प्लान किसी एक पेशेंट नहीं दे सकते। अगर आपको डायबिटीज है तो साथ आपका वेट लूज हो रहा होगा या वेट गेन हो रहा होगा। फिर उसके बाद आता है कि आपको हाइपरटेंशन है कि नहीं है। अगर मैन है तो आदमी को बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं कार्डियोवास्कुलर डिजीज के, तो उसको भी हमने मेंटेन करना होता है। अच्छा, तो मतलब जैसे आपने कहा कि जापानी फल खा सकते हैं, इसके अलावा और कौन से फ्रूट्स हैं जो वो ले सकते हैं जिनके जो शुगरी कंटेंट है वो कम हो? पीच ले सकते हैं, एप्पल इंटेक कर सकते हैं, फ्रूट चाट इंटेक कर सकते हैं। फ्रूट चाट भी एक मतलब अमाउंट में खानी है कि 1 कप आप इंटेक कर सकते हैं। 1 कप के अंदर आपको ऑलमोस्ट 150-200 कैलोरीज मिल जाएंगी। लेकिन आजकल जैसे मौसम्मी आई हुई है, क्या वो खा सकते हैं? ग्रेप फ्रूट का जूस पी सकते हैं, मौसम्मी का जूस पी सकते हैं, लेकिन उसके अंदर पानी का इंटेक डालकर, पूरा कप नहीं, क्या तो ताकि उनका शुगर लेवल इंक्रीज ना हो जाए, क्योंकि शुगर कंटेंट ज्यादा होता है, जूस के अंदर ज्यादा शुगर आ जाती है। जो है जूस पीना चाहिए या होल फ्रूट खाना चाहिए? अगर मौसम्मी की बात कर लें या ग्रेप फ्रूट की बात कर लें, तो उसका ज्यादातर जूस पिए या जो जूस होता है उसमें शुगर कंटेंट ज्यादा आ जाता है। अगर रो फॉर्म में एक मौसम्मी खाएंगे तो आपको उतनी कैलोरीज मिलेगी, जूस पिएंगे उसमें कैलोरी डबल हो जाएगी, क्योंकि एक ग्लास के अंदर ऑलमोस्ट 4 मौसम्मी का जूस जाता है, मौसम्मी जाती है, ऐड होती है, जिसकी वजह से उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई हो जाता है। तो ईजिली आप ऐसा करें, उसकी फ्रूट चाट इंटेक कर लें जूस की जगह, क्योंकि जूस लॉन्ग टाइम के आपका ग्लूकोज लेवल इंक्रीज कर देगा, जिसकी वजह से आप कहेंगे मेरा बीपी हाई हो रहा है, शुगर हाई हो रही है, मैं क्या इंटेक करूँ? क्योंकि मोस्टली पेशेंट को उसमें भूख बहुत ज़्यादा लगती है, प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, तो लिक्विड चीज़ के साथ साथ सॉफ्ट डाइट भी हमने पेशेंट को रिकमेंड करनी होती है। लेकिन जो प्री डायबिटिक होते हैं वो
कौन सी चीज़ें छोड़ ही दें बिल्कुल कि वो फिर डायबिटिक की तरफ जा ही ना पाए, कि डायबिटीज़ उन्हें हो ही ना, वो प्री डायबिटिक होते हैं फिर उनको कंट्रोल हो जाती है, वो कौन सी ऐसी चीज़ है कि वो छोड़ दें, अपनी लाइफ से निकाल दें? मेरे पास बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब लड़कियां आ रही हैं जिनकी एज सिर्फ 22 है और 20 है और वो प्री-डायबिटिक है। ओवरवेट है, ओवरवेट ऑलमोस्ट 100 से ऊपर है। और 20 भी एक डिजीज़ है, जब आप लॉन्ग टाइम अपना वेट बहुत ज़्यादा गेन कर लेते हैं, आपका फैट बहुत ज़्यादा हर जगह के ऊपर है एक्स्ट्रा, और आपको बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। जब हम उनका टेस्ट करवाते हैं कि भूख बहुत लगती है मैम, हम रात को भी खाते हैं दिन को भी खाते हैं, अगर आपकी क्रेविंग इतनी ज़्यादा हो रही है तो आपका इंटरनल इश्यूज़ आ रहे हैं कोई। अच्छा, जब आप वो टेस्ट करवाते हैं वो प्री डायबिटीज़ आते हैं। तो प्री डायबिटीज़ के अंदर जब हम पेशेंट का लाइफस्टाइल देखते हैं, उनकी रूटीन चेक करते हैं, उनका फूड हैबिट्स इनटेक का देखते हैं, पानी की जगह बोतल का इनटेक कर रहे होते हैं, उनका कोई पोर्शन नहीं होता, कोई रूटीन नहीं होती, जब उनको बताते हैं कि सबसे पहले आपने पानी अच्छा पीना है और राइट टाइम पर खाना है, मतलब कि दिन में खाना है, रात को नहीं खाना, क्योंकि अक्सर आजकल स्टूडेंट्स वगैरह या ऐसा मतलब वर्क क्योंकि रात लेट तक जागते हैं, फिर वो क्रेविंग होती है, भूख भी लगती है, सोने का तो अब रवाज रहा ही नहीं ना हमारे यहाँ पे रात को। तो ये रूटीन अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की तरफ जाएं, अपनी रूटीन खुद चेंज करें। अगर रात के टाइम आप काम कर रहे हैं तो आप नट्स का इंटेक कर सकते हैं, आप बिस्किट खा सकते हैं, पानी अच्छा पी सकते हैं, मिल्क का इस्तेमाल कर सकते हैं, बस लिक्विड चीज़ होनी चाहिए और चबाने वाली चीज़ कम होनी चाहिए। तो आप रात को ईजिली अपना वेट, मतलब ये मीथ है कि रात के टाइम ज़्यादा खाने से वेट गेन होता है, लेकिन डबल खाने से वेट गेन होता है, मतलब बार बार चीज़ को इंटेक करना। पीनट का अननेसेसरी इस्तेमाल करना, सीजन है ना पीनट का, तो हर कोई कहता है पीनट खा सकते हैं, काजू खा सकते हैं, आप खा सकते हैं, हैंड ऑफ नट्स खाएं, मतलब मिक्स नट्स पकड़ें और हाथ में इंटेक करें और उससे चुम करके इंटेक करें। सारे इकट्ठे खाएंगे तो आपको क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है और एक्स्ट्रा खाया जाता है। अच्छा, प्रोटीन के हवाले से बताएं, बिकॉज वो तो हर किसी को चाहिए होती है, वो डायबिटिक को भी चाहिए, वो दूसरे नॉर्मल जिनको कोई क्रॉनिक डिजीज़ नहीं उन्हें भी चाहिए। तो डायबिटिक लोग हैं, प्रोटीन का इस्तेमाल किस तरह कर सकते हैं? क्या वो रेड मीट की तरफ जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं? उन्हें क्या खाना चाहिए एज ए प्रोटीन? विंटर्स के अंदर एक मीट बहुत ज़्यादा इंटेक किया जाता है जिसका नाम है फिश, और फिश को इंटेक करना अच्छी बात है, नो डाउट, लेकिन फिश के साथ रोटी का इस्तेमाल करना उसके कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा इंक्रीज कर देगा, प्रोटीन के अमाउंट कम कर देगा, जिसकी वजह से आप पर इफेक्ट पड़ता है, आपका ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होता है। जब भी फिश को इंटेक करें लंच टाइम आप 2 ऑन्स ले सकते हैं, जिसमें 2 पीसेज या 3 पीसेज आ जाएंगे, साथ सलाद ले लें, दही ले लें, सिर्फ उसको इंटेक कर लें, बोतल और नान और रोटी का इस्तेमाल कम कर दें। जब आप फाइबर ज़्यादा लेंगे, प्रोटीन लेंगे, तो आपकी बॉडी को बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है, आपके मसल्स अच्छे बनते हैं, आपकी ब्लड सर्कुलेशन अच्छी बनती है, ग्लूकोज लेवल आपका मेंटेन रहता है। मोस्टली पेशेंट को जब भी देखें तो वो क्या करते हैं कि नहीं मैम रोटी नहीं छोड़ सकते। रोटी आप कहाँ नहीं छोड़ें, क्योंकि हमारी डाइट के अंदर रोटी चावल ही हैं, हमारे पाकिस्तानी में ज़्यादातर रोटी चावल का इंटेक करते हैं, खाए जाते हैं। अगर उनको वैरायटीज़ बताई जाए पोर्शन के हिसाब से तो वो इंटेक करें, लेकिन मल्टीग्रेन आटा अगर हर पेशेंट को रिकमेंड करेंगे, उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है या डायरिया हो जाता है या फाइबर रिच जाने की वजह से उनको स्वे क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन की तरफ चले जाते हैं। अच्छा, डायबिटीज पेशेंट को सिर्फ एक इश्यूज नहीं होते, उनको बहुत ज़्यादा और डिजीजेज आती हैं, तो उनकी टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग हम पेशेंट को गाइडलाइन देते हैं कि प्रोटीन भी आपने लेनी है, कार्ब्स भी लेने हैं और गुड फैट भी लेनी है। लेकिन प्रोटीन में सिर्फ फिश लें या चिकन ले सकते हैं, मीट की तरफ ना जाएं? अगर आप प्री डायबिटीज हैं, ओवरवेट नहीं है, तो बीफ आप मंथ में 1-2 बार खा सकते हैं और मटन हफ्ते में 1 बार खा सकते हैं। जो डायबिटीज पेशेंट है मटन इस्तेमाल कर सकते हैं, बीफ से अवॉइड करें, क्योंकि बीपी का हाई हो जाना और उसके बाद सेक्रेशन फास्ट हो जाना, उनको इंसुलिन बीपी एकदम से हाई होने की वजह से ब्लड सेक्रेशन हाई होती है, फिर ग्लूकोज लेवल भी आपका हाई होना शुरू होता है। और अगर आपकी डायबिटीज प्री डायबिटीज है तो ऑलमोस्ट 100 से ऊपर आपकी डायबिटीज आना शुरू हो जाएगी। नॉर्मल इंसान की लेस देन 100 होती है mg पर डेसीलीटर। जब प्री डायबिटीज आते हैं तो 100 to 125 की रेंज में उनकी वैल्यूज आती हैं। जब डायबिटीज डायग्नोज हो जाती है तो उनकी डायबिटीज टाइप 1 टाइप 2 डायग्नोज होती है। टाइप 1 के अंदर इंसुलिन लगती है, टाइप 2 के अंदर इंसुलिन नहीं लगती है। और टाइप 2 वाले पेशेंट बहुत ज़्यादा कॉमन है, टाइप 1 वाले कम है। तो डॉक्टर अकीला मुश्ताक क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन हमारे साथ मौजूद थी। डॉक्टर अकीला बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। डायबिटीज़ पेशेंट की डाइट के हवाले से हम बात कर रहे थे, उन्हें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए जो उनकी कंडीशन को बेहतर कर सकता है, उस पर बात की। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू जागो लाहौर जनाब। क्योंकि आज हफ्ते का दिन है, आखिरी जनाब दिन है, कुछ किताबों के हवाले से बात कर लेते हैं। प्रोफेसर अहमद हमाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आज वो कौन सी किताब के साथ हमारा और आपका तारुफ कराएंगे, उन्हीं की तरफ चलते हैं और आज की किताब का तारुफ सुनते हैं। जी अहमद साहब बताइएगा। मुनीबा, फिर प्लास्टिक के सर बनाने वाली मल्टीनेशनल कंपनियां भी वजूद में आ जाएंगी जो भारी मुआवजे पर मारूफ लोगों की शक्लों वाले मसनूई सर बनाया करेंगी। चाइना के सर भी आम हो जाएंगे। घर घर में 1.5 मन की कतरीना और बड़ी तोंद वाले सलमान खान नजर आएंगे। वैगन में 15-20 संजय दत्त बैठे होंगे और सनी देओल इनसे किराया वसूल कर रहा होगा। घर की छत पर धूप में करीना कपूर और दीपिका बारीक अंगी से एक दूसरे की जुएं निकाल रही होंगी। रणबीर कपूर इजी लोड कर रहा होगा। रानी मुखर्जी चिंची रिक्शे पर अजय देवगन के साथ बैठी छली खा रही होगी और शाहरुख खान नलके ठीक कर रहा होगा। ये जो एक तसव्वुराती सा एक मंज़र सा उन्होंने हमारे सामने बयान किया है मज़ाक के रंग में, तो इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये मज़ाक की एक किताब है और बड़ी ही शानदार किताब है, नुस्खा हाय मज़ाह। और ये गुल नोखेज़ अख्तर बड़े अच्छे शायर हैं, मेज़बान हैं, स्क्रिप्ट राइटर हैं, मज़ाह निगार हैं अबव ऑल। और इसको सागर पब्लिशर्स ने लाहौर से शाया किया। इस किताब को नुस्खा हाय मज़ाह, जैसा कि आपने नाम से अंदाज़ा कर लिया होगा कि फैज़ अहमद फैज़ साहब के जो कुल्लियात हैं उनका नाम है नुस्खा हाय वफ़ा, तो वहाँ से इन्होंने नुस्खा हाय मज़ाह निकाला है। यहाँ से मैं एक बात कनेक्ट करना चाहूँगा कि मज़ाह को पैदा करने के कई तरीके हैं। जो मारूफ़ तरीके हैं वो 3 हैं कम से कम जो हमारी नज़र में इमीडिएटली आते हैं। एक तो ये कि आप सिचुएशनल कॉमेडी, सिचुएशन की बुनियाद पर, यानी सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि उससे मज़ाह पैदा होता है। वो स्लैपस्टिक, ख़ास तौर पे आपके ज़हन में चार्ली चैपलिन के जो सारे वो स्लैपस्टिक्स हैं वो आते होंगे। दूसरा ये है कि आप लफ्ज़ की तोड़ फोड़ से मज़ाह पैदा करते हैं, जैसे कि यहाँ पे नुस्खा है मज़ाह है जो मारूफ़ मानो में जो एक तरकीब थी उसको उन्होंने तोड़ फोड़ के नई तरकीब बनाई और उससे मज़ाह पैदा किया। और तीसरा है क्रिस्पी, जो एक विटी एक सेंटेंस होता है जिसको हम उर्फ़ आम में जुगत कहते हैं, तो जुगत के ज़रिए भी मज़ाह पैदा किया जाता है। ये मैंने बात इसलिए की है कि मुझे इनके यहाँ गुल नोखेज़ अख्तर के यहाँ तीनों टेक्निक्स जो हैं वो नज़र आती हैं कि इन्होंने इन तीनों टेक्निक्स को इस्तेमाल किया और मज़ाह पैदा किया। ये दरअसल किताब उनके कॉलम्स का मजमूआ है और ये बड़े शानदार हल्के फुल्के अंदाज में लिखे हुए कॉलम्स हैं। लेकिन उन्होंने इम्पोर्टेंट बात ये बताई, उन्होंने कहा कि मैंने सियासत के हवाले से मज़ाहिया कॉलम्स लिखे और कुछ अरसे बाद जब मैंने उठा के वही कॉलम्स देखे अपने, तो मुझे इर्रेलेवेंट लगे। लिहाजा मैंने उस दिन के बाद तौबा कर ली कि सियासत पे मज़ाह नहीं करना बल्कि सोशल मौज़ूआत पे मज़ाह करना है या मज़ाह लिखना है। तो ये जो इस किताब में नुस्खा है मज़ाह में आपको सोशल मौज़ूआत पे मज़ाह मिलेंगे और मज़ाहिया कॉलम्स मिलेंगे आपको। चंद एक जो कॉलम्स हैं वो बड़े ही शानदार हैं। एक मिसाल के तौर पे मैं यहाँ 2-3 कॉलम्स का नाम लेता हूँ। फैशनेबल बड़ा ही मज़ेदार, बड़ा शानदार है। खरबूजे हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पर जिस तरह ये सटायर है, जिस खूबसूरत अंदाज में, वो गुल नोखेज़ अख्तर का ही खासा है। मैं तो ये समझता हूँ कि खरबूजे घर में बुलंद आवाज़ में सुनाना चाहिए अपने घर वालों को, ताकि आप अकेले ही मुस्कुराएं या कह के ना लगाएं बल्कि उसमें घर वाले भी शामिल हों। इसी तरह जो मैंने शुरू में आपको एक इक़्तिबास सुनाया वो हेड ट्रांसप्लांट का है। ये जो अजीबोगरीब बात गुल नोखेज़ अख्तर के यहाँ ही पाई जाती है कि जैसे संजीदगी से साइंस फ़िक्शन लिखा जाता है, इन्होंने भी साइंस फ़िक्शन लिखा। जब इंसान फैक्स होंगे और उड़ती हुई टैक्सियाँ और ये सब चीज़ें, हेड ट्रांसप्लांट, इन्होंने भी बड़ी शानदार अंदाज में साइंस फ़िक्शन लिखा, लेकिन उसमें मज़ाह पैदा किया। तो ये उनकी कुव्वत तख़य्युल है जिसका आप इसका मुलाहिज़ा करेंगे इस किताब में। इस किताब ने मुझे मजबूर किया कि मैं बर्गसन की किताब जो ऑन लाफ्टर है, लाफ्टर, उसका मुताला करूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा उसको पढ़ के और फिर ये दोबारा इसका मुताला करके कि गुल नोखेज़ के यहाँ मज़ाह का फ़लसफ़ा इनके खून में मौजूद है। मज़ाह की नफ्सियात को जानते हैं। लोगों को ख़ुद तो हंसी आ जाती है, लोगों को हंसाना एक मुश्किल काम है। उसके बारे में ये बड़े ही ज़बरदस्त, ये मशाक हैं, हुनरमंद हैं। ये कह लगवाना और मुस्कुराहट पैदा करना जानते हैं। तो जैसे मैंने अर्ज़ किया इसमें बहुत शानदार कॉलम है, लेकिन एक तो जो तखस्सुस है इनका वो ये है कि सिर्फ मज़ाह बराए मज़ाह नहीं है, बल्कि जैसे बड़े लोग जैसे मोपसा है या मंटू साहब हैं या इस तरह के बड़े लोग, आखिरी अपने अफसाने की जो आखिरी लाइन होती थी वो पंच लाइनर कहलाती थी। जाते जाते एक ऐसा घूंसा, एक ऐसा किक, ऐसी ज़रब लगती है कि इंसान सोचता रह जाता है कि ये कहाँ पे कहानी का इख्तिताम हुआ है।
यानी अच्छी कहानी की निशानी ये, फिर इसके बाद ये कहा जाता है कि अच्छी कहानी की निशानी ये है कि वो वहाँ पे ख़त्म नहीं होती जहाँ पे बज़ाहिर सफ़े पे ख़त्म होती है, बल्कि वहाँ पे वो शुरू होती है। आप किताब बंद करते हैं और सोच में डूब जाते हैं कि ये क्या हुआ था। बिल्कुल उसी तरह इनके कॉलम का जो इख्तिताम है वो पंच लाइनर पे ज़्यादातर होता है, बड़ा शानदार होता है, और सोचते रह जाते हैं आप कि ओहो, इस कदर अच्छे मज़ाह से, शगुफ्तगी से वो एक संजीदा पैगाम देने में किस शानदार तरीके से कामयाब हुए हैं। इसके अलावा इन्होंने 2-3 तजुर्बात बड़े हैरत अंगेज़ किए हैं। गानों और मिसरों से मिला के पूरा कॉलम लिख दिया है, सुरीला कॉलम बना दिया है, और फिर मखबूतुल हवास के अंदाज़ में, और एक भौंचका देने वाला, यानी वो है उसका जो नाम है माइंड ब्लोइंग सफ़रनामा, वो बड़ा शानदार है। फिर मरीख की औरतें, हैरत अंगेज़ कॉलम है, और ये भी साइंस फिक्शन है, लेकिन कहते हैं कि यहाँ के मर्द भी मरीख की औरतों की तरह, और बड़ा खूबसूरत कॉलम है। मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर आप उदास हैं, परेशान हैं, या यहाँ से कराची का सफ़र कर रहे हैं, चाहे ट्रेन से या प्लेन से, आप इस किताब को ज़रूर पढ़ें, घर में रखें और आप बहुत लुत्फ़ उठाएं। प्रोफेसर अहमद हमाद साहब हमारे साथ मौजूद थे और आज बहुत ही खूबसूरत किताब के साथ उन्होंने हमारा और आपका तारुफ कराया है, जनाब नुस्खा खाए मज़ा। और मज़ा से ताल्लुक़ अगर आप लोग रखते हैं और आपको पढ़ना पसंद है तो आप ये किताब ज़रूर पढ़िएगा और फिर इसका फ़ीडबैक भी हमें ज़रूर दीजिएगा। अहमद साहब, आज के लिए आपका बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, कुछ योगा टेक्निक्स सीख लेते हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर जनाब सुलाफ़े नकवी हमारे साथ मौजूद होती हैं, फ़िटनेस एक्सपर्ट हैं, योगा एक्सपर्ट हैं। तो आज वो योगा की कौन सी टेक्निक्स या एक्सरसाइज लेकर आई हैं हमारे लिए, आइए उन्हीं की तरफ चलते हैं। जी सुलाफ़े, ओवर टू यू। मुनीबा, आज हम बात करने वाले हैं विंटर फैट लॉस वर्कआउट, यानी हमारा फेवरेट टॉपिक। अक्सर लोग कहते हैं विंटर्स में वेट रिड्यूस करना बहुत मुश्किल है, लेकिन आपके लिए गुड न्यूज़ है। अगर आप फिजिकल एक्टिविटी विंटर्स में करते हैं तो आप समर्स के मुकाबले में जल्दी वेट रिड्यूस कर सकते हैं। वो किस तरह से कि आपकी बॉडी जब आपका टेम्परेचर मेंटेन करने की कोशिश करेगी तो तब आपकी कैलोरीज बर्न होंगी। और अक्सर रिसर्च में भी कहा जाता है कि अगर आप 10 मिनट तक शिवर कर रहे हैं सर्दी में, इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा शिवर नहीं करना, कुछ और हो जाएगा खुदा न खास्ता। अगर आप शिवर कर रहे हैं 10 मिनट तक तो आप अपनी 100 से ऊपर की कैलोरीज को बर्न कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें शिवर करके कैलोरीज बर्न करनी तो क्यों ना एक्सरसाइज करके कैलोरीज बर्न कर लें और ज़रा इस काम को डबल कर देते हैं इस तरह से, क्योंकि विंटर्स हैं और उसके अंदर एक्सरसाइज करें तो आप एनर्जेटिक रहेंगे। अक्सर हम कहते हैं हम सुस्त हो जाते हैं, वेट इसीलिए बढ़ता है कि हम इसमें सुस्त हो जाते हैं और अपनी जो एक्टिविटी है वो कम कर देते हैं, जो फिजिकल एक्टिविटी है उसको कम कर देंगे। तो इस तरह से अगर आप फिजिकली आप एक्टिव रहेंगे तो आपका वेट जो है वो आराम से रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। और उसके लिए सबसे पहले आप अपने आप को एक पॉजिटिव सजेशन देंगे और वो ये होगा कि आई एम लूजिंग वेट, या एवरी सिंगल डे कह सकते हैं या डे बाय डे कह सकते हैं, आई एम लूजिंग वेट एवरी सिंगल डे, बिकॉज अक्सर हम कहते हैं वेट स्टक हो गया है। तो इस तरह के नेगेटिव सजेशन खुद को नहीं देना है। तो अब आप क्या करेंगे, जॉग इन प्लेस। जॉग इन प्लेस से आपने स्टार्ट किया। अब आपको इसमें क्या करना होगा, आपने इससे पहले वार्म अप किया होगा। वार्म अप करने के बाद आपने 30 सेकेंड या 1 मिनट तक जॉग इन प्लेस किया। जॉग इन प्लेस के बाद आपने शिफ्ट करना है दूसरी एक्सरसाइज पे, यानी कि आप अपने नी को जैसे ही टच करेंगे आप साइड पर स्ट्रेच करेंगे। जैसे ही नी टच की आपने साइड पर स्ट्रेच किया, बट आप इसको बहुत ही केयरफुली परफॉर्म करेंगे, बिकॉज जैसे ही आप स्ट्रेच कर रहे हैं तो आप अपने खुदा न खास्ता कोई इंजरी हो सकती है, इसीलिए आपने आराम से इसको परफॉर्म करना है अपनी ही पेस पर रहते हुए। जितनी भी एक्सरसाइजेज बताई जाती हैं आप इसको अपनी पेस पर कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो टाइम को आप कम कर सकते हैं। रेपिटेशन में करना चाहते हैं तो 10 से 15 की रेपिटेशन 2 से 3 सेट्स में आप इसके परफॉर्म कर सकते हैं, या आप नॉर्मल हाई नहीं कर सकते हैं, या जिसे हम कहते हैं बट किक्स, आप उसको इस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। अब ये तो आपकी चीज़ें आएंगी स्टैंडिंग में। एक चीज़ होगी जिसे हम स्लो बर्पी कहते हैं, बिकॉज बर्पीज़ बहुत सारे लोगों को मेरी तरह पसंद नहीं होती, तो आप उसमें स्लो बर्पी करेंगे जो थोड़ी सी आसान होती है। वो किस तरह से होगी, आप मैट के एंड पर आएंगे। मैट के एंड पर आने के बाद आपने अपने हाथ फ्लोर पर रखे, एक इस तरह से लेग को एक्सटेंड किया, प्लैंक में आए और यहाँ से वापस। अब अगर आप चाहें इसको इंटेंस बनाना चाहते हैं तो इसके अंदर आपने ऊपर क्लैप करना है। दोबारा करते हैं इस तरीके से, एक्सटेंड, प्लैंक और वापस। अगर चाहें तो क्लैप कर सकते हैं या जंप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अब हम आएंगे फ्लोर पर, कि फ्लोर पर आकर आप विंटर्स की कौन सी एक्सरसाइज है जो कर सकते हैं, आपका फैट जो है फैट लॉस की तरफ आप जा सकते हैं। यहाँ पर बैठकर अब आपने एक तो अपनी कंफर्टेबल पोजीशन ले ली,
कंफर्टेबल पोजीशन के बाद आपने क्या करना है, आप मैट के इस तरह से एंड पर आपने अपने आराम से लेग्स को रखा। अब लाई डाउन। अब यहाँ पर आप अपनी इस तरह से पोजीशन सेट करेंगे। अक्सर लोग रिवर्स जो उनके क्रंच होते हैं वो मुश्किल लगते हैं, आसान आपने करने हैं तो वो ये होगा कि आपने लेग्स को फोल्ड रखा, फोल्ड करने के बाद हल्का सा बॉडी को आप अपनी मूव करेंगे ऊपर को, इसीलिए इसको रिवर्स क्रंच कहा जाता है। अब आप इसको मुसलसल परफॉर्म कर सकते हैं 10 to 12 की रेपिटेशन के साथ। इस तरीके से आपने अपनी बॉडी को लिफ्ट किया। यहाँ अगर आपको ये डिफिकल्ट लग रहा है तो आप इसको स्लो एक तो पेस पर कर सकते हैं या नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ जा सकते हैं, इसे लेग रेजेस कहा जाता है। आपने क्या किया, आसान से, यानी कि लेग सिजर्स जिसे कहा जाता है, वो आपने आसानी से करना है यहाँ पर। अगर आप लो इम्पैक्ट जाना चाहते हैं तो, अदरवाइज आप इसको स्पीड से भी परफॉर्म कर सकते हैं। या आपके लोअर टमी के लिए भी बहुत अच्छी और इफेक्टिव एक्सरसाइज है। आपने इसको इस तरह से परफॉर्म किया। इसके अलावा आपने अपनी लेग्स को, जैसे हम कहते हैं फ्रॉग लाइक लेग्स या बटरफ्लाई, ये आपके नर्वस सिस्टम को भी ठीक करता है। अब आपने यहाँ पर लेग्स को रखने के बाद ब्रिज में चले जाना है। इस तरीके से बॉडी को आपने लिफ्ट किया। इस तरीके से अगर आपके लिए डिफिकल्ट हो रहा है तो नॉर्मल जिस तरह से हम ब्रिजेस करते हैं, यहाँ इनहेल एंड एक्सहेल, इस चीज़ को आपने ख्याल रखना है। इनहेल और आपकी जो एक्सहेलेशन है उसका ख्याल रखना है। इसके अलावा हमारे पास होगा कोबरा पोज, जिससे हम शिफ्ट करेंगे चाइल्ड पोज के अंदर। वो चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। अगर तो आपका वेट रिड्यूस किसी न किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से नहीं हो रहा तो वो इसको सॉल्व कर देगा। आपने सबसे पहले जाना है कोबरा में, यहाँ और उसके बाद चाइल्ड पोज में। अगेन कोबरा, एक्सटेंडेड कोबरा और चाइल्ड पोज। अगर आप चाहें तो इसको तेज़ी से भी परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो इस पर आप स्लो भी रह सकते हैं। साथ ही साथ इसके अलावा सर्दियों में हमें ये होता है, अब ज़्यादा सर्दी लग रही है, क्या करें, मेरा तो दिल नहीं कर रहा हिलने को। अब जब आपके साथ इस तरह हो रहा हो या आप किसी ऐसे इलाके में हैं जहाँ सर्दी बहुत ज़्यादा है, वहाँ आपने क्या करना है, हम अपने नॉस्ट्रल्स को, बताया जाता है योगा में कि इसको मून से एसोसिएट करते हैं और इसको सन से। तो आपने क्या करना है, मून वाला जो एरिया है उसको बंद कर देना है और यहाँ से सांस लेनी है, जिसे हम सूरज से एसोसिएट करते हैं। इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। 1 मिनट तक आप इस चीज़ को ट्राई करके देख लें। आप जब इसको ट्राई कर रहे होंगे आपको महसूस होगा जो आपकी बॉडी शिवर कर रही थी या आपका बॉडी टेम्परेचर जो था वो गिर गया था, वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। और जो आप कह रहे थे कि आपसे सर्दी बर्दाश्त नहीं हो रही, वो आपके लिए ठीक होना शुरू हो जाएगा। आप इस वेदर में आसानी से एक्सरसाइज भी कर सकेंगे। आई होप कि आपको एक्सरसाइजेस पसंद आई होंगी। मुझे और जागो लाहौर को हमेशा की तरह आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा और मेरी तरफ से आपको इस जर्नी के लिए भी बेस्ट ऑफ लक गाइस। काफ़ी नकवी हमारे साथ मौजूद थी और आज उन्होंने बताया कि किस तरह आप सर्दियों में, विंटर्स में अपना वेट कम कर सकते हैं थ्रू एक्सरसाइज। तो सलाफ़ी, आज के लिए बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, जिंदा दिलाने लाहौर के रिवायती जोशो जज्बे के बायस इसे बजा तौर पर जनाब पाकिस्तान का दिल कहा जाता है और लाहौर को अपनी तारीख़ की वजह से बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है और लाहौर की तारीख़ हज़ारों साल पुरानी है। मुग़लिया दौर में तामीर की गई बादशाही मस्जिद, लाहौर कला, शालीमार बाग, जहांगीर का मकबरा और मस्जिद वज़ीर ख़ान जैसी लाजवाल इमारतें आज भी लाहौर शहर के लिए सरमाया इफ्तिखार हैं और हर साल हज़ारों लाखों सयाह तारीख़ी मकामात की सैर करने के लिए लाहौर आते हैं। मगर अब इसकी खूबसूरती मांद पड़ती जा रही है क्योंकि इसमें मौजूद तारीख़ी इमारतें खस्ता हाल होती जा रही हैं, चाहे वो शाही कला हो जाए या बादशाही मस्जिद या फिर दिल्ली गेट
और अंदरूनी लाहौर की बाकी इमारतों की बात कर ली जाए तो सबकी यही सूरत हाल है, जबकि हुकूमत की इस जानिब में कहूँगी कि नज़र बहुत कम जाती है। और अगर इन इमारतों को रेनोवेट नहीं किया गया तो लाहौर अपनी तारीखी इमारतों और इनकी खूबसूरती मुकम्मल तौर पर खो सकता है। इसमें ना सिर्फ लाहौर के हुस्न जमाल का नुकसान होगा बल्कि सयाहों में कमी की वजह से भी लाहौर के ओवरऑल रेवेन्यू में भी खातिर खा कमी देखने को मिलेगी। ताहम हुकूमत को ये चाहिए, हम क्योंकि एडवाइज़ ही सिर्फ कर सकते हैं कि इन तमाम तर इमारतों की निशानदेही करें जिनके ऊपर काम करने की अशद ज़रूरत है और वक्तन फ़वक्तन इन तमाम इमारतों को बेहतर बनाने के हवाले से कोशिश भी किया करें। तो आज हम लाहौर की तारीख़ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसको तारीख़ी लाहौर कहा जाता है क्योंकि तारीख़ी मकामात यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। तो इस पर बात करने के लिए सुहेल कैसर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ हैं। सुहेल साहब, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। सुहेल साहब, तारीखी लाहौर की तारीख बाकी है अभी या नहीं? बिल्कुल बाकी है, लेकिन कुछ मुख्तलिफ पैराए में ये अब बाकी रहेगी। मतलब ये है कि अब कहने को तो हम अभी भी कह सकते हैं कि बागों का शहर लाहौर, लेकिन अफसोस के बगैर किसी टाउन प्लानिंग के ये जिस बेहंगम तरीके से फैला है, इसने इसके जो एक कुदरती हुस्न और इसमें जो एक करिश्मा था लाहौर का, उसको बड़ी हद तक मुतासर किया है। और ये हम जैसों के लिए ज़्यादा अफसोसनाक बात है कि क्योंकि हमने मतलब अपने बचपन में या अपने लड़कपन में वो लाहौर देखा है जिसकी अक्सर मिसालें दी जाती हैं, लेकिन आपने शायद वो लाहौर नहीं देखा होगा कि किस तरह यहाँ पर वाकई बहुत से बागात थे। और लाहौर से बाहर थोड़ा सा ये जो शहरी एरिया है, बाहर निकलते तो साथ ही देहात शुरू हो जाते थे, सलामतपुरा, हरबंसपुरा, कलंदरपुरा और मालूम नहीं कितने देहात थे। और अब वो जितने देहात हैं अब सब के सब में हाउसिंग स्कीम्स बन चुकी हैं और ऑब्वियसली उसका सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ है कि बागात ख़त्म हुए। ये जैसे सगियाँ पुल के करीब इतनी स्कीमें बनी, यहाँ पर हमने लीची के बाग, अमरूदों के बाग इतनी बड़ी तादाद में देखे हैं कि अब मतलब शायद आप समझेंगे कि मैं मुबालगा आराई से काम ले रहा हूँ, लेकिन लीची के बाग, सब्जियों की काश्त होती थी और बिल्कुल फ्रेश ताज़ा पानी के साथ वो सारा कुछ सिलसिला चलता था। तो अब तो अगर हमने कहीं खेत देखना हो तो या फिर जल्लो की तरफ जाना पड़ता है या फिर सगियाँ पुल से आगे वो शरकपुर रोड जो है उसकी तरफ निकलना पड़ेगा। और मैं आपको एक बात बताऊँ मज़ीद आगे बात करने से पहले, जो सबसे बड़ा नुकसान इसका हुआ है कि इस वक्त लाहौर में जो सबसे ग्रीन जोन था वो वागा जोन था। हाँ। आपको पता है कि हमारा जो एक वाटर सिस्टम है वो इंडिया के साथ मुंसलिक है और वहाँ से सारे दरिया आते हैं। तो एक तो दरिया बह रहे होते हैं, दरिया चल रहे होते हैं, एक ज़ेरे ज़मीन पानी का सिस्टम होता है जो ज़ेरे ज़मीन पानी रिस्क कर इस साइड पे आता है। अच्छा, अब उसमें दो फैक्टर हुए। एक फैक्टर तो ये हुआ कि ईस्ट पंजाब में किसानों को गवर्नमेंट ने लोन वगैरह देकर वहाँ इतनी बड़ी तादाद में वो ट्यूबवेल लगवा लिए कि वो जो पानी इधर आता था एक तो उसकी वैसे मिकदार कम हो गई। ऊपर से उस जोन में जो सबसे ग्रीन जोन था और जिसमें पानी की सतह अभी भी काफ़ी काबिल इत्मीनान हद तक ऊपर थी, वहाँ हाउसिंग सोसाइटीज़ बनी और हाउसिंग सोसाइटी बनने की वजह से अब वो भी वैसा ही जोन बनता चला जा रहा है जैसे दूसरे जोन। मतलब अब कह सकते हैं कि लाहौर पहले बागों का शहर था, अब कंक्रीट का जंगल बन ये सच में बागों का शहर था। और ये मैं और जिस तरह बता रहे हैं तो वाकई ऐसा हो, क्योंकि आपने इसको विटनेस किया है, देखा है। अभी आप देखें कि मैं आपको बताऊं कि ये जब आप केनाल पे जाते हैं तो मुगलपुरा से आगे जाते हैं ना, तो एक इलाका आता है फतेहगढ़, मुगलपुरा से कोई 4-1 किलोमीटर आगे होगा। अच्छा, इस फतेहगढ़ से आगे कोई सड़क नहीं हुआ करती थी। अच्छा, एक नहर की एक साइड पे पगडंडी होती थी और एक साइड पे जो भट्टा मालिकान है उन्होंने अपने अखराजात पर, वो पंजाबी में कहते हैं केरी, एक खास किस्म का मटेरियल होता है, वो डालकर तो अपने लिए एक रास्ता सा बना लिया था ताकि उनके ट्रक ईंटें वगैरह लेकर गुजर सकें। इससे आगे हू का आलम होता था और उससे आगे जो कायदे-आज़म इंटरचेंज है, यहाँ पर नहर के ऊपर एक लकड़ी का पुल होता था और कोई दिन ऐसा नहीं होता था कि जब हमने वहाँ शूटिंग होती ना देखी हो। पंजाबी फिल्मों की शूटिंग हुआ करती थी, घोड़े दौड़ाते आते थे वो अदाकार और फनकार आए वहाँ पर, गीतों की अक्सबंदी होती थी।
अब अगर हम किसी को ये बताते हैं, इवन मैं अपने बच्चों को भी बताता हूँ, तो वो हैरान होते हैं कि अब तो उधर हाँ, इतना वो डेवलपमेंट हो गई, इंटरचेंज मतलब वो हम लोग तसव्वुर ही नहीं कर सकते ना कि वाकई ये सारी चीजें उसके साथ थी भी या नहीं थी। अच्छा, ये तो चले बागों के शहर के हवाले से बात होगी। सुहेल साहब, थोड़ा सा तारीखी इमारतों के हवाले से बात कर लेते हैं, शाही कलर से ही शुरू कर लेते हैं। क्या वो अब, क्योंकि वर्साए हमारी तारीखी इमारतें हैं, क्या वो उसी हालत में मौजूद है अभी भी? बिकॉज उसके ऊपर भी काफ़ी बहाली का काम चल रहा होता है, रेनोवेशन उसकी भी हम देखते हैं कि वक्तन चल रही होती है क्या, लेकिन अभी भी वो उस तरह का मौजूद है हमारे पास? अब वो पहले से बेहतर है पहले से अच्छा। बेहतर है। और ना सिर्फ वो पहले से बेहतर है, बल्कि शहर की जो बेशतर इमारत हैं जिनका वॉल सिटी के पास कंट्रोल है, वो पहले की निस्बत काफ़ी बेहतर है। उनको अच्छा। रेनोवेशन का बहुत बड़े पैमाने पर मुख्तलिफ इमारत की रेनोवेशन का काम चल रहा है। लेकिन आपने चूँकि शाही किले की बात की, शाही किले में मैं आपको गिनवाता जाता हूँ कि शीश महल की रेनोवेशन की गई, और शीश महल सबसे अहम, जिसको हम कह सकते हैं ना कि शाही किले का जूल है, माथे का झूमर है शाही किले का शीश महल, उसकी रेनोवेशन हुई कुछ अरसे के लिए, वो बंद भी रहा। अब आप कभी जाएं तो उसकी चमक दमक पहले की निस्बत बड़ी खूबसूरत आपको दिखाई देगी। फिर बारूद खाने की रेनोवेशन हुई। बारूद खाना, जब हम शाहजहानी गेट से एंटर होकर ऊपर जाते हैं तो उसके एक साइड पे बारूद खाना, तो पहले ये बड़े अरसे तक ये मतलब इसमें काट कबाड़ जो है वो डंप किया गया था और इसकी हालत बहुत ख़राब थी। और अब तो बड़ा वो अच्छा रेनोवेट करके तो उसको बड़ा बेहतरीन बना दिया गया। इसके अलावा अब हवेली खड़क सिंह जो है उसकी रेनोवेशन का भी काम, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ। तो खड़क सिंह की हवेली जो है उसकी रेनोवेशन का काम भी शुरू हो गया है। तो अब जब हम शाही किला में जाते हैं तो पहले की निस्बत ज़्यादा अच्छा महसूस होता है, ज़्यादा बेहतर फील होता है। वहाँ पर जो फूल पौधे लगाने का काम है वो भी ब्यूटिफिकेशन का जो काम है। हाँ। और शीश महल के बाद जो सबसे अहम चीज़ वहाँ पर है वो पिक्चर वॉल है। अच्छा, वो क्या बन गई है, पूरी मुकम्मल हो चुकी है? जो दुनिया की कदीम तरीन ओल्डेस्ट और लॉन्गेस्ट पिक्चर वॉल है। अच्छा, उस पिक्चर वॉल का जो सबसे बड़ी खसूसियत है ना, वो ये है कि वैसे तो हम किताबों में पढ़ते रहते हैं कि क्या मुग़ल बादशाहों के क्या शौक़ होते थे, किस तरह का रहन सहन होता था, लेकिन वो जो पिक्चर वॉल के ऊपर जो नमूने बनाए गए हैं उस दौर के, वो देखकर हम बराह रास्त उस दौर में झांक सकते हैं कि आप देखेंगे कि वहाँ पर खुद्दाम जो हैं वो ख़्वान उठाए हुए हैं फलों के, खानों के। अब उन्होंने किस तरह का ड्रेस पहना है आप किताबों में पढ़ते हैं, लेकिन वहाँ आप देख सकते हैं कि भाई इस तरह का ड्रेस होता था। हाथी के साथ लड़ाई किस तरह होती थी, बादशाह कैसे बैठकर देखते थे, वो भी सारा उसमें प्रेडिक्ट किया गया है। लेकिन उमूमी तौर पर शाहजहानी गेट से जैसे ही हम अंदर दाखिल होते हैं तो बिल्कुल सामने हमें पिक्चर वॉल नज़र आती है, लेकिन अमूमन मैंने देखा है कि बेशतर अहबाब उसको नज़रअंदाज करके ऊपर चले जाते हैं। उन्हें शायद इल्म नहीं होता कि अवेयरनेस नहीं है ना कि ये किस लिए बनाई गई है, उसको वो आम पिक्चर वॉल ही समझ रहे होते हैं। तो इसका जो तकरीबन आप यूँ समझ लें कि जहाँ तक मेरे नॉलेज में है कोई तकरीबन 80% के करीब तो इसकी रेनोवेशन का काम हो चुका है। बाकी कोई 25-30% के करीब रह गया होगा, वो भी हो जाएगा। और इस रेनोवेशन के काम से इस मॉन्यूमेंट को एक नई ज़िंदगी भी मिली है। मतलब ये कि अब आने वाली कई नस्लों के लिए इसको महफूज बना लिया गया है, क्योंकि जब पहले हम देखा करते थे या बहुत पहले शाही किला में जाया करते थे तो इसकी हालत बड़ी ख़राब थी। और ये अच्छा मसला ये है कि ये जो तारीख़ी इमारत की रेनोवेशन का काम होता है ना, ख़ुसूसन जो मुग़ल दौर की इमारत हैं, वो बड़ा मुश्किल होता है और बड़ा नाजुक, क्योंकि उनको उस तरह आपने बहाल भी करना है, उसको उसी हालत में भी रखना है और उसको बेहतर भी करना है, बड़ा मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। उसमें एक प्रॉब्लम ये आती है कि हमारे पास अब इसके कारीगर नहीं है, इंडिया में बहुत कारीगर हैं। अच्छा, फिर ये हुआ कि जो मटेरियल है वो बेशतर सूरतों में जो यहाँ पर मुग़ल दौर की इमारत है ना, उनमें राजस्थानी सुर्ख पत्थर इस्तेमाल हुआ। अच्छा, अब हमारी अनफॉर्चुनेटली उनके साथ वो ट्रेड नहीं है, तो बहुत सारे काम जो है ना इस वजह से भी ठप पड़ गए कि वो मटेरियल जो रिक्वायर्ड है वो अब वहाँ से आ नहीं रहा, तो इस वजह से वो फिर डिले का शिकार हो जाते हैं। अच्छा, दूसरा सुहेल का साहब मुझे बताइएगा, पिछले दिनों में सुनने को आया था
वॉल सिटी जो है, जो दरवाजे हैं हमारे वॉल सिटी के, जी। उनको दोबारा से बहाल और उनकी जो पुरानी शक्ल है उसमें लेकर आना चाह रहे हैं, उसके ऊपर काम शुरू हुआ है उनके ऊपर कि अच्छा, नहीं? इसमें पहले मैं आपको बहुत ही दिलचस्प बात बता दूं कि अमूमी तौर पर ये समझा जाता है कि ये जो तमाम दरवाजे हैं ये मुग़ल दौर के दरवाजे हैं। हाँ जी। ये ऐसा नहीं है। अच्छा। ये अंग्रेज़ दौर में दोबारा से इनको रिकंस्ट्रक्ट किया गया था, ओके। रीबिल्ड किया गया था। इस वक्त अगर आप मुग़ल दौर का जो वाहिद गेट बचा है वो देखना चाहें तो वो रोशनाई दरवाज़ा है। वो एक ही सिर्फ वो रोशनाई एक ही दरवाज़ा है जो मुगल दौर का जो, बना। जो आज भी ओके। अपनी ओरिजिनल हालत में मौजूद है और जो मुग़ल दौर का बना हुआ है। और रोशनाई गेट जैसे ही हम गुरुद्वारा डेरा हाँ साहब जी, की तरफ हाँ से जी। बादशाही मस्जिद की तरफ जाते हैं और अंदर जाकर हाँ, लेफ्ट हाँ। जी, 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 जी। हो टर्न जाते लेते हैं हैं, तो हाँ। उसके साथ बिल्कुल वो बंद पड़ा है, क्योंकि वो महाराजा रंजीत सिंह की मड़ी के ऐन पिछली साइड पर वो दरवाज़ा सही, है। ठीक है। अच्छा, रोशनाई गेट इसके लिए एक रवायत है इसके हवाले से कि रोशनाई गेट इसलिए इसको कहा जाता है कि चूँकि काफ़िले उधर से आते थे जो बैरूनी यानी मतलब इस साइड से आते थे, दरिया रावी के परली साइड से, तो उनकी रहनुमाई के लिए वहाँ पर कुमकुमे रोशन होते थे, जिससे उनको अंदाज़ा हो जाता था कि ये गेट है और इस यहाँ से तनासुब हमने से इसको जाना है। रोशनाई गेट कहा गया। वाह वाह। और अमूमी तौर पर जो मुग़ल शहज़ादे और बादशाह जब कभी आते थे तो वो दो दरवाज़े इस्तेमाल करते थे, एक तो दिली दरवाज़ा और एक रोशनाई दरवाज़ा। यानी एक ये रोशनाई गेट ठीक है। VIP आमदोरफ्त के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल होता था। अब उस वक्त चूँकि रात को दरवाजे बंद हो जाते थे तो लोग फिर वहीं पर दरवाज़ों के बाहर डेरे डालकर मुख्तलिफ मसरूफियात से अपना दिल बहलाते थे और जब सुबह दरवाजे खुलते थे तो वहाँ से वापस चले आ जाते थे। और इसी में मैं आपको बताऊं ये जो मोची गेट है, जी जी। अच्छा, इसमें एक तकिया बड़ा मशहूर हुआ, तकिया मरासियाँ। अच्छा। अब होता ये था कि जब वो रात को दरवाजे बंद होते थे, अब लोग बाहर से आए हैं, सुबह तक उन्होंने इंतज़ार करना है, तो अब कोई ना कोई मसरूफियत तो होनी चाहिए। तो कोई मतलब किसी ने हीर गाना शुरू कर दी, किसी ने मतलब कोई गाना शुरू कर दिया, तो वो होते 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 वो एक ऐसा वहाँ पर हो गया कि वहाँ अमूमन फिर फ़नकारों की वो महफ़िलें जमना शुरू हो गई और वहाँ बड़े बड़े अच्छे अच्छे फ़नकारों ने जाकर वाह, अपना वाह, मुजाहरा, क्या उसको बात फिर इस तनासुब से तकिया मरासियाँ मशहूर हो गया। अभी भी वहाँ पर वो तकिया मौजूद है। तो जहाँ तक आपने बात की रेनोवेशन की, तो ये बिल्कुल इस बाबत जो मीटिंग हुई थी तो मैंने उसकी कवरेज भी की थी, जी, तो जी। उसमें काफ़ी डिटेल के साथ ये बताया गया था कि किस तरह से आप इन दरवाज़ों को रेनोवेट करना है। लेकिन ये कोई इतना आसान काम है नहीं, अगर हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि इन दरवाज़ों के इर्द गिर्द भी तजावुज़ात इतनी ज़्यादा तादाद में कायम होंगी, अब वहाँ तक पहुँचना ही बड़ा एक औखा काम है, जुए कह लें, लाने के औखा काम। मुतरादिफ है। देखिए ना, अंदरूनी शहर का लुत्फ़ तो मैं तब लूँगा ना जब मैं दिल्ली दरवाजे से अंदर दाखिल होने में कामयाब हो जाऊँगा, कहीं गाड़ी पार्किंग, पार्क हाँ। करने के लिए जगह मिल जाएगी। तो वहाँ पर तो चिंची रिक्शाज और दूसरे रिक्शाज और मछली बेचने वाले और पता नहीं वो कितनी सारी शॉप्स हैं। तो ये एक बड़ा एफर्ट है कि जो अप्रोच है ना, मतलब हमारे हिस्टोरिक जो मोनूमेंट्स हैं उनकी, वो बड़ी बहुत मुश्किल है, वो बहुत मुश्किल है। और ये अगर ये थोड़ा सा हम इस बेहतर तरफ कर तवज्जो लिया दे जाए। लें तो और ये बेहतर हो जाए। मतलब तो बस पार्किंग के मसाइल जो हैं वो उनको हल कर लिया Obviously। जाए, तजावुज़ात जो हैं गैर ज़रूरी तजावुज़ात जो बना लिए जाते हैं, ये तो पूरे लाहौर का ही मेरे ख्याल से मसला है, अंदरून शहर का तो है ही है, ये पूरे लाहौर का ही मसला है। अच्छा, दूसरा, क्योंकि हम रेनोवेशन के ऊपर बात करें सोहेल साहब, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का भी हमने देखा है, उसके ऊपर भी कोई तवज्जो नहीं दी जाती, और इवन दो कि लोगों को पता भी नहीं है कि उनका मज़ार है भी है या मकबरा है भी है। दूसरा अनारकली का मकबरा, उसके ऊपर भी कोई तवज्जो नहीं दी जाती है, कोई सरकारी हालांकि काम इर्द गिर्द हो रहे होते हैं लेकिन उनके ऊपर तवज्जो नहीं दी जाती है। अच्छा, मैं इसमें एक चीज़ आपको बता दूं कि जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट था हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं उस डिपार्टमेंट में भी, लेकिन जब तक बेशतर इमारात का कंट्रोल आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट आसार कदीमा महकमे के पास रहा, तो सच्ची बात है कि इनकी कारकर्दगी पर अक्सर अफसोस होता था। यानी मतलब चीज़ें बिखर रही हैं, टूट रही हैं, कोई उसमें उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं। लेकिन अब मैं मतलब मुझे इस बात की खुशी है कि वॉल सिटी अथॉरिटी ने बहुत सारी, जैसे मकबरा नूरजहाँ का भी अब कंट्रोल उनके पास आ गया, शालीमार बाग का भी, तो उनके पास जो टीम है इसकी वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं और मतलब बहुत सारी जगहों का उन्होंने रेनोवेशन किए। ये अनारकली के अंदर, अनारकली बाज़ार के अंदर ही एक फ्रांसीसी जनरल और उसकी बेटी का मकबरा भी है।
अच्छा। वो ट्वील अरसे तक हमारी नज़रों से, अब मेरे जहन से ओझल उसका रहा। नाम निकल गया, ओझल रहा। तो पिछले दिनों उसकी रेनोवेशन करके तो फ्रांसीसी एम्बेसडर आए थे, तो उन्होंने अच्छा। बड़ा मतलब खुशी का इजहार किया और ओके। उन्होंने इनागोरेशन की थी और वो बड़ी अच्छी हालत में मौजूद है। इसी तरह मकबरा नूरजहाँ में आप जाते हैं तो वो भी काफ़ी बेहतर पहले की नज़र निस्बत काफ़ी बेहतर सही। नज़र आता है। सो काम तो मतलब चल रहा है, लेकिन ऑब्वियसली वसाइल की कमी और फिर बहुत सारे ऐसे मसाइल होते हैं लेकिन जैसे ये जिस जिस तरह मैंने बात की कुतुबुद्दीन ऐबक, ये भी उस अथॉरिटी के ओझल तो नहीं है उनकी नज़रों से, या उन्हें पता है कि ये भी है मकबरा, ये नहीं है? नहीं, ये अब मेरे इल्म में नहीं है कि ये अभी तक महकमा आसार कदीमा के पास है या इनके पास ये आ वॉल गया, सिटी लेकिन के कुछ पास। अर्सा पहले मेरा वहाँ पर जाना अच्छा। ज़रूर हुआ था। तो मतलब उसकी हालत ठीक बेहतर है? थी, हाँ बेहतर थी। अच्छा। और मतलब मैंने उस पर एक रिपोर्ट बनाई थी, तो मुझे अच्छा लगा था देख कर कि वो काफ़ी पहले की निस्बत साफ नज़र आ रहा था, जिस भी डिपार्टमेंट के पास है। तो लुक आफ्टर होती है, लेकिन अमूमन पता है क्या होता है, मैं आपको एक बात बताऊँ कि जो विजिटर्स जाते हैं ना, उनको इतना एहसास ही नहीं होता कि वहाँ जाते। देखें, जब हम किसी जैसे फ़र्ज़ करें हम शाही किला में जाते जी हैं, जी। तो हम वो कोई मॉन्यूमेंट देखने नहीं जा रहे हाँ, होते, हम तो ट्रिप मारने जा रहे हैं। तफरी करने जा रहे होते हैं। मतलब नानचने साथ ले जाते हैं, हाँ। गंडेरियाँ साथ ले जाते हैं, और वहीं ठीक फेंक है के ना, वहीं गंद फेंक के डाल के आ वहाँ पर जाते हम हैं। बैडमिंटन खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं और फिर वापस। मतलब हमारा अभी इतना अंदाज़ा नहीं हो पाता कि ये हम कहाँ जा रहे हैं और क्या देखने के लिए जा रहे हैं। लेकिन सोहेल साहब, आपको ये नहीं लगता इसकी वजह ये है कि हमने अब हमारा जितना भी अंदरूनी शहर लाहौर था उसको हमने प्रिजर्व करने के बजाय हमने उसको कमर्शियल और तिजारती एक्टिविटीज़ में इतना इन्वॉल्व कर दिया हुआ है, उसकी वजह से ये सारी चीज़ें हैं कि लोग अब उसकी कदर नहीं कर रहे हैं। ये तो बहुत बड़ा इशू है। अच्छा, उसमें पता है क्या होता है, हम डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट को ब्लेम करने के साथ साथ हमें एक और आंसर मद्देनजर रखना चाहिए। अब मतलब मेरी प्रॉपर्टी है, फर्ज जी, करें जी। उन्होंने, अच्छा अब मुझे उसकी ह्यूज अमाउंट मिल रही है और मुझे ज़रूरत है पैसों की। अब मेरा वहाँ पर मकान है जिसको मैं रेनोवेट नहीं कर पा रहा, वो गिरने के करीब आ गया और एक ताजर आता है, वो मुझे कहता है कि भाई मेरे से इतने करोड़ ले लो, मुझे दे दो, मैं इस जगह को अब मेरे पास कोई चारा नहीं है। अब मैं अगर बेचूंगा तो उसमें आप या गवर्नमेंट क्या करेगी? और ये बड़ा फैक्टर है कि आप पूरी दुनिया में देख लें, दुनिया में कहीं भी आप चले जाएं तो जो वॉल सिटी होते हैं या जो कदीम हिस्सा होता है ना किसी भी शहर का, वो बहुत महंगा होता है। हालांकि कितने इधर कुंजान आबाद है, लेकिन इसके बावजूद आप कभी देखें तो गाड़ियों की लाइनें लगी होती हैं, कितनी मालदार ताजरान हजरत सर्कुलर रोड पर जाएं तो वो गाड़ी लगाने की जगह नहीं मिलती कि कहाँ पर लगाई जाए। तो वो अब मुंह मांगे जब दाम मिलेंगे वो बेच जाएगा, तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकेगा। और जब इतने महंगे दामों को खरीदेगा तो वो कमर्शियल एक्टिविटी ही करेगा वहाँ पर। और ये मैंने देखा है कि अब ये बाहर की तरफ तो है, ये बहुत अंदर तक ये चीज़ पेनिट्रेट कर चुकी है। लोगों को पैसे मिलते हैं, किराया मिलता है, वो उसको कर देते हैं। और कमर्शलाइजेशन ने ही सबसे बड़ा नुकसान हम ये हमारे खास तौर पर अंदरूनी शहर लाहौर का किया है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसको काफ़ी इस वजह से बड़ा नुकसान पहुंचा है। लेकिन अब बज़ाहिर इसका हाल तो यही नज़र आता है कि डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट कोई ऐसी स्कीम अनाउंस करे कि किस्तों पर या आसान इक़सात पर या बिला सूद कर्जा दे दे लोगों को कि भाई आप अपने मकानात मुरम्मत करा लें, क्योंकि अंदरूनी शहर में बहुत सारे मकानात अब जो हैं वो खस्ता हालत में जा और लोग छोड़ते भी नहीं है। आलमिया ये है कि लोग वो छोड़ते भी नहीं है। हो सकता है उनके पास छोड़ने के लिए वसाइल ना हो। लेकिन सुहेल साहब, हमने जैसे अथॉरिटी को बुलाते हैं, हम उनसे बात करते हैं, वो कहते हैं कि हम उनको कहते हैं कि हम आपका रेनोवेट कर देते हैं बिकॉज वो साथ साथ उनकी इमारतों के साथ है, लेकिन वो लोग नहीं मानते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब कहने को तो कुछ भी कह लें, ऐसी बात नहीं है। अगर मेरा घर रेनोवेट हो रहा होगा तो मैं एक महीने के लिए कहीं किराए पर चला जाऊंगा, अपने किसी अजीज के घर चला जाऊंगा कि यार चलें ठीक है आप कर दें रेनोवेशन। तो ऐसा नहीं है कि मतलब एक साइड की स्टोरी हम सुन रहे थे। एग्जैक्टली। क्योंकि मैं अक्सर जाता रहता हूँ तो लोग कहते हैं जी हमने इतनी दरखास्तें दे दी हैं और वो कोई नहीं आता, कोई नहीं देखता। ये देखें दरारें पड़ी हुई हैं, ये देखें हमारी दीवारें गिरने वाली हैं, अल्लाह का वास्ता है किसी से कह दें। तो 2-4 की तो रिकमेंडेशन हमने भी की कि सर वो अगर गिर गया घर मकान तो बड़ा मसला बन जाएगा, तो थोड़ा बहुत कुछ उनकी सुनवाई होगी। ऐसा नहीं है कि वो नहीं। अच्छा, चलिए, लाहौर फेस्टिवल जारी है हमारे शहर लाहौर में, हर कोई इससे मुस्तफ़ीद हो रहा है। डिफरेंट जो इदारे हैं वो अपने अपने करा रहे हैं। अंदरून शहर लाहौर का क्या अहवाल है इसमें? अच्छा, ये बड़ा ना एक दिलचस्प बात होती है कि जब आपको भी कभी मौका मिले तो आप वहाँ पर कुछ नाइट प्रोग्राम्स होते हैं, रोशन गलियाँ हैं और इस नोयत के बहुत सारे, तो आप भी ज़रूर देखिएगा, बड़ा लुत्फ़ आता है
एक तो रात को वहाँ पर जब कमर्शियल एक्टिविटीज़ तकरीबन ना होने के बराबर रह जाती हैं तो वो काफ़ी खुला खुला नज़र आता है। और उसके साथ फिर रवायती मलबूसात में जो मलबूस फ़नकार होते हैं वो ढोल ताशों के साथ मुख्तलिफ आपके सामने एक्टिविटीज़ पेश करते हैं, तो ये देखना बड़ा अच्छा लगता है। और लाहौर जो फेस्टिवल अभी चल रहा है उस सिलसिले में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स कर रहे हैं, तो अंदरूनी शहर में भी बड़ी सारी एक्टिविटीज़ हुई हैं, कुछ तो हमें देखने का मौका मिला, कुछ हम उनसे महरूम रहे। तो वो कुछ इसी तरह के प्रोग्राम्स थे कि जो रोशन गलियाँ इनका प्रोग्राम ऑलरेडी चलता है उसको मज़ीद इन्होंने बेहतर किया, उसमें कुछ नए आइटम्स जो हैं वो शामिल किए। उसके साथ साथ टूर बाय नाइट इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, जिसमें आप रात के वक्त अंदरूनी शहर को देख सकते हैं। और जो रॉयल पाथ है यानी दिल्ली दरवाजे से जब आप एंटर होते हैं तो इसको शाही गुजरगाह कहा जाता है कि दिल्ली से जो भी सलातीन आते थे तो वो इसी दरवाजे से एंटर होते थे, मस्जिद मरियम ज़मानी के पास जाकर बाहर निकलते तो बिल्कुल उसके सामने जो शाही किले का दरवाज़ा है बहुत बड़ा, अभी तो दूसरी तरफ से एंट्रेंस होती है ना, पहले इसी तरफ से होती, तो इस तरफ से अंदर एंटर हो जाते थे। अब फिर यहीं से निकल के इसी रास्ते से फिर वो तो इसीलिए आप देखें कि अंदरूने शहर में जो सबसे ज़्यादा तारीख़ी इमारत हैं वो इसी गुजरगाह पर आपको दिखाई देंगी। मतलब सबसे पहले शाही इमाम आएगा, उसके बाद मस्जिद वज़ीर खान आएगी, फिर एक साइड पे हवेली सुल्तान शाह है, उससे आगे चले जाएंगे तो मस्जिद मरियम ज़मानी आपको नज़र आ जाएगी। तो और भी बहुत सारे मोनूमेंट्स हैं, तो इसलिए कि चूँकि बादशाहों के गुजरने का रास्ता था तो ऑब्वियसली जहाँ से बादशाह गुजरते हैं उसकी तो शान ही अलग होती है। ये चीज़ आपको किसी और उसमें नहीं मिलेगी, मतलब लोहारी के साथ अंदर एंटर हो जाएं, शेरावाला से एंटर हो जाएं तो जी बेग लेकिन इधर से आप एंटर होंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो ये इस पूरे शाही गुजरगाह का आप विज़िट कर सकते हैं। तो फिर इन तमाम इमारत को रात के वक्त रोशनियों से सजाना और फिर उनको रोशनियों में देखना ये काफ़ी दिलचस्प तजर्बा है उसमें सबके लिए, और ख़ासतौर पर जो हमारी न्यू जनरेशन है मेरे ख्याल से उनके लिए बड़ा फैसिनेशन का एक हामिल चीज़ होती है कि आप वहाँ जाके अपनी इमारतें देखें। लेकिन सोहेल साहब, इस तरह के लाहौर जैसे फेस्टिवल्स होने कितने लाजमी हैं, और वो मुझे नहीं लगता कि साल में सिर्फ एक दफ़ा होना चाहिए या एक ही सीज़न में होना चाहिए, मुझे लगता हर दफ़ा होना चाहिए ये चीज़ें। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि हमारे पास जो एक्टिविटीज़ हैं वो तो अब रही नहीं। अभी आप माजी की हम बात कर रहे थे तो शहर में कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता था कि जब मुशायरा या कहीं पर कोई अदबी महफिल नहीं होती थी, और हमने बेशुमार अदबी महफिल जो हैं वो अटेंड किए हैं, मुशायरे अटेंड किए हैं। तो अब तो कोई मतलब शायद कभी कोई सरकारी सतह पर कोई मुशायरा हो जाए तो हो जाए, अलहमरा में कोई शोरा हजरात इकट्ठे हो जाएं तो वो एक कोई एक्टिविटी हो जाती है। नतीजा यही निकला है कि अब अदब से हम दूर हुए हैं, वरना अभी चाह तो है क्योंकि जब भी यहाँ पर फैज़ फेस्टिवल होता है या लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल होता है या कोई बुक फेस्टिवल होता है या जब कोई मुशायरा होता है तो वहाँ जाने वालों में नौजवानों की भी बहुत बड़ी तादाद होती है। लेकिन अब कोई एक्टिविटी होगी तो वो जाएंगे ना, वरना वो वहाँ पर जाकर क्या करेंगे। तो इसीलिए आप देख लें कि हर शोबे में बड़े नाम निकलना जो हैं वो बंद हो गए हैं। अब माजी की बातें हैं, जो फैज़ साहब बहुत बड़े शायर थे जी वो, और उससे आगे अहमद नदीम कासमी साहब, और ये आप सिलसिला। तो आप किसी भी शो में आप देखें कि मतलब सूरत हाल को इतनी बेहतर नहीं है। शायद जो मुल्क की सूरत हाल है वही शोबों की सूरत हाल है। बेशक ऐसे ही है। तो इस तरह के जो ख़ासतौर पर फेस्टिवल्स हैं वो होने चाहिए ताकि हमारी न्यू जनरेशन को अपने लाहौर के बारे में, अपनी तारीख़ी इमारतों के बारे में, अपनी तारीख़ के बारे में बताया जा सके। सुहेल कैसर साहब हमारे साथ मौजूद है। सुहेल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए और लाहौर के बारे में आज हमने जानने की कोशिश की है कि लाहौर, क्योंकि उसको तारीख़ी लाहौर कहा जाता है, तो इसकी तारीख़ अभी कितनी बाकी है। इसी नोट पे मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अच्छे से वीकेंड मनाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।